केवल सत्ता के भूखे लोग, और कैसे सत्ता बनी रहे, सारी शासन की ताकत उसके लिए लगा देना और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करके देश को बेवकूफ बना देना। धर्म सत्ता की सियासत की सीढ़ियां चढ़ने का रास्ता नहीं होना चाहिए। धर्म सद्भाव का मार्ग है, धर्म आत्मा की शुद्धि का मार्ग है, अध्यात्म आत्मा की शुद्धि और बल का मार्ग है। जिस आत्मा में शुद्धि होगी ये उन्मादी होगी। आप कह रहे थे 2022 में तो हम आमदनी दुगनी कर देंगे, 24 में भारत के प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं महीने का राशनिंग पर दे रहा हूं। यानी आपकी खैरात पर 80 करोड़ लोग जिंदा हैं। आप चाहते ही यही है कि फिर चुनाव में हम उनको 5,000 का 10,000 का, परिवार में 10 वोट है तो 50,000 का लालच देंगे, उनकी लाचारी को खरीदेंगे। क्या है आपके एथिक्स? सत्ता, भूख, सत्ता की तड़प। कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट के कारण सत्ता चली गई? उन्होंने कहा बाजार में माल बिका हुआ है, खरीदने वाला नहीं है। मैं सत्ता बनाने के लिए जनादेश की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। ये आलू भिंडी सब्जी नहीं है। अरे अपनी पार्टी के नेताओं के चरित्र को और उनके जीवन को तो कुछ अनुभव के रूप में लो आप लोग। आप तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सत्ता चली गई तो सब कुछ चला जाएगा। तड़प है सत्ता की, भूखे भेड़ियों की तरह। कमाल है भाई। और किन परिस्थितियों में नरेगा लाए थे मनमोहन सिंह जी? जो सीमित है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग पलायन कर रहे थे शहरों की तरफ रोजगार के लिए, किसान घट रहा था, मजदूर बढ़ रहा था। जो किसान इज्जत से अपने घर में सूखी रोटी खा लेता था, रोजगार के लिए गांव शहरों में भागा गांव से, तो वो कभी डिवाइडर के किनारे सो रहा है, कभी रैन बसेरे में सो रहा है, कभी आश्रय स्थल में सो रहा है, और डिवाइडर पे कोई बड़ा सा नेता आके और मकर संक्रांति पे उसको कम्बल उड़ा रहा है और फोटो छपा रहा है। क्या ये जीवन है गाँव के किसान का? वो अपने घर में रहे, इज्जत से रोटी खाए, इसलिए 100 दिन उसके परिवार को गांव में रोजगार देने का प्रबंध किया था कानून सम्मत तरीके से। क्या बढ़िया आपको? क्या चाहते हैं आप? ये देश इतना बेवकूफ नहीं है भाई। ठीक है, धर्म का नशा कई बार 50 सालों तक चल जाता है, लेकिन आप भूखे पेट भजन नहीं गोपाला ले जा तेरी कंठी माला। अंत में तो लोग यही कहेंगे, भगवान से ही लोग कह देते हैं कि भूखे पेट भजन नहीं होगा भाई, कंठी माला संभालो प्रभु। लेकिन शासन के अधीन कुछ भी गलत होता है तो मुख्यमंत्री उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। कोटा में पुलिसिंग खत्म हो गई है। ओम बिरला का ओएसडी थानेदार से प्रमोटी व्यक्ति आईएएस अफसरों को हाँकता है। मैंने सार्वजनिक आरोप लगाया है, ओएसडी के चैम्बर में एक तरफ गुंडे बैठते हैं, एक तरफ पुलिस बैठती है, और मवालियों की तरह शहर में उत्पात, लोगों को धमकाने का और लोगों की जमीन हथियाने का, इस तरीके का काम होता है। और पुलिस मवालियों के निर्देश पे काम करती है, मवालियों के आगे पीछे चलती है पुलिस। आम आदमी कह रहा, कोई बोलता नहीं है। इतना भय का माहौल बना देना देश में। प्रजातंत्र में सरकारें सुरक्षा की गारंटी होती है या भय का कारण? मुख्यमंत्री भला सा आदमी है, बेचारे को खुद को ही संभावना नहीं होगी मैं बढ़ जाऊंगा। वो अभी तक ऊक चूक है। बस ठीक है, मेरी शुभकामनाएं। बढ़िया रुतबा सा हो गया, चेहरा मोहरा सुधर गया, ग्लो आ गया, और भाषण देने की थोड़ी सी, भाषण में भी चूक जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी कड़क आ गई है। मुख्यमंत्री जैसी लैंग्वेज निकालने की कोशिश करने लगे। मेरी सद्भावना है कि वो 5 साल पूरा कर ले, इतना ही बहुत है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं संविधान खतरे में, कुछ सोशल मीडिया पे बकवास करने वाले लोग टीका टिप्पणियां करें, लेकिन मैं अगर आपसे ये सवाल करूं, किस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम छोड़कर सरकार को बचाने और बनाए रखने के लिए काम करने लग जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से संविधान की हत्या है भाई। बोला राम जी का नाम लेते ही तो देश के चश्मा लग ही जाना है। वो राइट रॉन्ग इसका मूल्यांकन ही नहीं करेगा, चूंकि उसमें राम जी आ गया है, और राम जी के नाम से लोगों के पेट पर लात मारी जा रही है। देश वैसे ही चलेगा जैसे अमित शाह और मोदी चाहेंगे। पार्टी में भी अगर योगी कोई विरोध की आवाज है तो अगले चुनाव में उसको हम साफ कर देंगे। क्या ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है? केवल सत्ता के भूखे लोग, और कैसे सत्ता बनी रहे, सारी शासन की ताकत उसके लिए लगा देना और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करके देश को बेवकूफ बना देना। धर्म सत्ता की सियासत की सीढ़ियां चढ़ने का रास्ता नहीं होना चाहिए। धर्म
सद्भाव का मार्ग है, धर्म आत्मा की शुद्धि का मार्ग है, आध्यात्म आत्मा की शुद्धि और बल का मार्ग है। जिस आत्मा में शुद्धि होगी ये उन्मादी होगी। और पंजाब और हरियाणा का किसान जो लीड करता है भारत के किसानों को, वो आकर खड़ा हो गया तो आप कहते हो लाल किले में आगे हैं, विद्रोही हैं और ये खालिस्तान से पैसा आ रहा है। और इतना एक साल से भंडारा कैसे चल रहा है? मोदी जी, आपके पास अनुमान है क्या? मुझे नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री इस देश के बारे में कुछ जानकारियां भी रखते हैं। केवल 2-4 IITian पढ़े लिखे लोग स्क्रिप्ट लिख के दे दे और उस पर बोल लो और भारत को बेवकूफ बना दो। नमस्कार, मैं तुषार गौतम, आप देख रहे हैं NBN टीवी। मेरे साथ हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रहलाद गुंजल। कौन नहीं जानता है, आज इनसे हम बातचीत करेंगे। प्रहलाद गुंजल की अभी असल में बात यह है कि बेबाक नेता है, बेबाक होके बोलते हैं। बीजेपी में भी रहे हैं तो बीजेपी के अंदर भी बेबाक होके बोले हैं। अभी कांग्रेस के अंदर है, बेबाक तरीके से सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को घेरते हैं। पहला सवाल मैं इनसे करूंगा, जिस तरह से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है कांग्रेस कि SIR के माध्यम से वोट काटे गए, आखिरकार इतनी विश्व की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी क्यों ऐसा कर रही है? इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद इनसे जानेंगे, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर हाड़ौती के अंदर इन्होंने बड़ा जोर शोर से मुद्दा उठाया है कि SIR का। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और सारे भारत को ये समझना पड़ेगा। हम जब बचपन में राजनीति में आए थे तब इलेक्शन होता था तो गरीब मुद्दा होता था, गरीबी मुद्दा होता था, बेरोजगारी मुद्दा होता था, महंगाई मुद्दा होती थी, किसान खेती मुद्दा होता था। आज तो कुछ मुद्दा ही नहीं है। धर्म के नाम पर भावनाएं भड़काओ और चुनाव जीतो। और देश में जब ये सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर ये सब कब तक चलेगा, गरीबी के बारे में आपका क्या एजेंडा है, गरीब के बारे में, किसान के बारे में, जवान के बारे में, मजदूर के बारे में, आखिर कुछ तो बताइए आपका एजेंडा। तब आपने तय कर दिया कि हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म खड़ा करेंगे जिससे कुछ वोट काटेंगे और सत्ता में बने रहने का हमारा रास्ता स्मूथली तैयार हो जाएगा। मैंने कई बार कहा ये गृह मंत्री जी को, भारत के को, गृह मंत्री जी, किसी की नागरिकता तय करना और नहीं करना इसकी सर्वोच्च अधिकार प्राप्त प्राधिकरण गृह मंत्रालय है। भगवान के लिए इस मुल्क को ये तो बता दीजिए आप कि आर्टिकल कौन सा जो इस इलेक्शन कमीशन को परमिशन देता है कि आप किसी की नागरिकता तय करें, और संविधान का कोई अनुच्छेद इसकी परमिशन नहीं देता। तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि भारतीय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट का कौन सा रूल है जो इलेक्शन कमीशन को नागरिकता तय करने का अधिकार देता है? केवल आपको प्रोपेगेंडा करना है, लोगों की भावना भड़कानी है। हम कुछ रोहिंग्यास के और कुछ घुसपैठियों के इसके खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं और आप बिहार में जाकर भाषण करते हो। तब भी मैंने कहा डिटेन, डिलीट, डिपोर्ट। पहले पता लगाएंगे, फिर नाम काटेंगे, फिर डिपोर्ट करेंगे। कट गए ने बिहार में करोड़ों नाम। जरा हिम्मत हो तो दिखाइए। भारत के प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, एक बयान दीजिए। लोग अनुमान लगा रहे हैं ना कि 20 करोड़ नाम पूरे मुल्क में कटेंगे। आप कहिए हम इनकी रोहिंग्या और घुसपैठी होने की जांच करके इन 20 करोड़ लोगों को देश निकाला देने वाले हैं। देश से निकाल देंगे लोग आपको। आप केवल अपना सत्ता में बने रहने का एजेंडा पूरा करने के लिए इलीगल एथिक्स अपना रहे हो भाई। आखिर कहां ले जाना चाहते हो देश को? और राहुल गांधी जो कह रहे हैं संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, कुछ सोशल मीडिया पे बकवास करने वाले लोग टीका टिप्पणियां करें, लेकिन मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम छोड़कर सरकार को बचाने और बनाए रखने के लिए काम करने लग जाएगी तो स्वाभाविक रूप से संविधान की हत्या है भाई। ये सब हो रहा है। स्थितियां क्या है? इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया और अब तो पार्लियामेंट में अमित शाह जी ये बिल और लेकर आ गए कि भूतलक्षी प्रभाव
भविष्य में भूतकाल में कभी भी इलेक्शन कमीशन ने कोई भी निर्णय किया है, कोई कानून उसको सजा नहीं दे सकता, उसको संज्ञान में नहीं ले सकता, उसकी जांच नहीं कर सकता। क्या करना चाहते हो आप कि ये सब गुड़ गोबर करके और सत्ता में बने रहने का जो फार्मूला आपने सेट किया है, भविष्य में गलती से अगर राज बदल जाए, देश आपको उखाड़ कर फेंक दे, तो इस गुनाह के लिए किसी को सजा ना मिले, इसलिए बनाया। भारत की पार्लियामेंट कानून बनाती है गरीब के साथ न्याय के लिए, इंसाफ के लिए। भारत की पार्लियामेंट का मकसद, अगर वो लोकतंत्र का मंदिर है, तो प्रधानमंत्री जी आप उसके देवता नहीं हो, आप पुजारी हो। गुंजन साहब, मेरा अभी एक दूसरा सवाल आपसे है कि आपने कहा है कि अमित शाह जयपुर आए और सीएमओ के अंदर अधिकारियों को धमका के गए एसआईआर से संबंधित, कलेक्टर्स लोगों को। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबी जुबान से बात कर रहे हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। चले थे अपना राज बनाने का रास्ता बनाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक व्यक्ति की 13 आइडिया बनाई। पार्लियामेंट में 13,000 लोगों के 65,000 आईडी थी कोटा में, वो सारी पकड़ी गई और वो नाम कट गए, तो विचलित हो रहे हैं बिरला जी अब कि आखिर जिसको कांग्रेस का रिकॉग्नाइज वोट कहा जाता है वो तो न के बराबर कटा, और ये इतने वोट कहां से कट गए। योगी जी चिल्ला के बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ जो 2.5 करोड़ नाम कटे हैं, 2,62,00,000, उनमें से 1.5-2 करोड़ लोग तो वो हैं जिन्होंने पिछले राज में मुझे वोट दिया था। तो क्या एजेंडा सेट करना चाहते हैं आप विद इन ए पार्टी, विद इन ए कंट्री, आउट ऑफ पार्टी, कि देश वैसे ही चलेगा जैसे अमित शाह और मोदी चाहेंगे। पार्टी में भी अगर योगी कोई विरोध की आवाज है तो अगले चुनाव में उसको हम साफ कर देंगे। क्या ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है? केवल सत्ता के भूखे लोग, और कैसे सत्ता बनी रहे, सारी शासन की ताकत उसके लिए लगा देना, और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करके देश को बेवकूफ बना देना। धर्म सत्ता की सियासत की सीढ़ियां चढ़ने का रास्ता नहीं होना चाहिए। धर्म सद्भाव का मार्ग है, धर्म आत्मा की शुद्धि का मार्ग है, आध्यात्म आत्मा की शुद्धि और बल का मार्ग है। जिस आत्मा में शुद्धि होगी, ये उन्मादी होगी। गलत एथिक्स के आधार पर देश को भ्रम में डाल रहे हैं, और देर सवेर जब देश समझेगा, मैं समझता हूं बहुत लेट हो जाएगा। अगर एक बार इलेक्शन और जीते, चाहे वो मोदी शाह की जीत में भारत की हार होगी, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं। और मैं बीजेपी में था तब भी इस बात की आलोचना करता था कि ये सत्ता के पायदान पर चढ़ने के जो स्टंट है लोगों को भ्रम में डालने के, ये ठीक नहीं है। आपका एजेंडा बताइए, एथिक्स बताइए। डेमोक्रेसी उस गरीबी की अंतिम सीमा पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में उजाला लाने के लिए है। आपका एजेंडा उसके लिए क्या है? भारत का किसान कह रहा है कि आप दुगनी आई करो मत करो, एमएसपी का कानून बना दो भाई। और आप किसानों के लिए 3 कानून लेके आए कि धान और जो फसलें विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं, अलग अलग कलर आता है। एक कानून बना दो कि हम लाखों बीघा जमीन किराए पर ले लें, एक साथ एक क्लाइमेट में एक बीज, एक समय पानी, एक खाद और कलर हो, तो हमारी इनकम ठीक हो जाए। और उसको वेयर हाउस में करने के लिए एक्ट बना दो कि हम अनलिमिटेड सीलिंग एक्ट खत्म कर दो उसकी लिमिट का। आपने धन्ना सेठों के लिए किसानों के नाम पे बिल बना दिए, और पंजाब और हरियाणा का किसान जो लीड करता है भारत के किसानों को, वो आकर खड़ा हो गया तो आप कहते हो लाल किले में आ गए हैं, विद्रोही हैं, और ये खालिस्तान से पैसा आ रहा है। इतना 1 साल से भंडारा कैसे चल रहा है? मोदी जी, आपके पास अनुमान है क्या? मुझे नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री इस देश के बारे में कुछ जानकारियां भी रखते हैं। केवल 2-4 IITian पढ़े लिखे लोग स्क्रिप्ट लिख के दे दे और उस पर बोल लो और भारत को बेवकूफ बना दो। आप साल भर पंजाब हरियाणा से भंडारे की बात पर सवाल उठा रहे हो। आपको जानकारी होनी चाहिए, 15वीं शताब्दी से गुरु नानक देव का भंडारा बंद नहीं हुआ है अभी। और 1, 2, 3, 4 नहीं, लाखों लोग आज भी अमृतसर में और देश दुनिया के भंडारों में, लाखों लोग, इन लाख्स, एक नहीं, रोज भोजन कर रहे हैं। क्या ये कल्पना नहीं कि किस तरीके का उन लोगों का जज्बा है सेवा का और समर्पण का? अब क्या बेवकूफ बना रहे हो देश को? बांटने वाली विद्रोही भाषा केवल मैं सत्ता में बना रहा हूं। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। गुंजल साहब, अभी आप हाड़ौती के अंदर आपने जबरदस्त कैंपेन चलाया, एसआईआर वाला मामला, वहां से ओम बिरला आते हैं, 2 बार के स्पीकर हैं वो, लोकसभा के स्पीकर। आखिर क्या मजबूरी पड़ रही है कि उनको नाम कटवाने की? क्या डर है? 2 बार के सांसद भी रह गए, स्पीकर है 2 बार के लगातार। देखिए, आप लोगों की क्या मजबूरियां हैं मैं नहीं समझता।
कि सच्चाई जो देश के सामने आनी चाहिए वो क्यों नहीं ला पाते हो? जो जीता वो सिकंदर। पर इस समय मोदी शाह और सारी पार्टी जो देश में एक नई कल्चर पैदा कर रही है, केस फॉर वोट, वोट के लिए नकदी, कहां ले जाएंगे आप डेमोक्रेसी को? आप कह रहे थे 2022 में तो हम आमदनी दुगनी कर देंगे। 24 में भारत के प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं महीने का राशनिंग पर दे रहा हूं। यानी आपकी खैरात पर 80 करोड़ लोग जिंदा है। आप चाहते ही यही है कि फिर चुनाव में हम उनको 5,000 का, 10,000 का, परिवार में 10 वोट हैं तो 50,000 का लालच देंगे, उनकी लाचारी को खरीदेंगे। क्या है आपके एथिक्स? सत्ता, भूख, सत्ता की तड़प। इसलिए इस मुल्क की सारी जो परंपराएं हैं जिनको कोड किया जाता था, अरे कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, एक वोट के कारण सत्ता चली गई। उन्होंने कहा बाजार में माल बिका हुआ है, खरीदने वाला नहीं है, मैं सत्ता बनाने के लिए जनादेश की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता, ये आलू भिंडी सब्जी नहीं है। अरे अपनी पार्टी के नेताओं के चरित्र को और उनके जीवन को तो कुछ अनुभव के रूप में लो आप लोग। आप तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सत्ता चली गई तो सब कुछ चला जाएगा। तड़प है सत्ता की, भूखे भेड़ियों की तरह। कमाल है भाई। नो, देश में आप गलत परंपराएं डाल रहे हैं। राजस्थान सरकार के 2 साल के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री भला सा आदमी है, बेचारे को खुद को ही संभावना नहीं होगी मैं बढ़ जाऊंगा। वो अभी तक ऊक चूक है। बस ठीक है, मेरी शुभकामनाएं। बढ़िया रुतबा सा हो गया, चेहरा मोहरा सुधर गया, ग्लो आ गया। और भाषण वाषण देने की थोड़ी सी भाषण में भी चूक जाते हैं लेकिन थोड़ी सी कड़क आ गई है। मुख्यमंत्री जैसी लैंग्वेज निकालने की कोशिश करने लगे। मेरी सद्भावना है कि वो 5 साल पूरा कर ले, इतना ही बहुत है। उनको हटाने के लिए टांग खिंचाई हो रही है। टांग खिंचाई हो रही है और हमारे लिए तो यही ठीक है कि वो 5 साल पूरा करें तो सुपड़े साफ होने ही है। कांग्रेस सत्ता में आएगी। मैं ये 2.25 साल हो गए हैं जिस तरह से 54 से ज्यादा वादे गिना रहे हैं विकास के, लेकिन जाते हैं फील्ड में तो कहते हैं कि विकास नहीं है। आम जनता वो 54 बतावे हैं, वो 154 बता दें। आप भी 2 साल की अभी आप भी मीडिया के लोग हो, जरा घूम फिर के एक तो बता दो ये वादा सरकार ने पूरा कर दिया। अरे कमाल की बात है भाई। इस मुल्क में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 जून की रोटी बिना मेहनत के नसीब नहीं कर पाते हैं। ऐसे बुजुर्गों की पेंशन 6-6 महीने से बंद है यार। वृद्धावस्था पेंशन 6-6 महीने से नहीं मिल रही। निःशुल्क दवा योजना का पैसा करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया राजस्थान सरकार मेडिकल वालों के चुका नहीं पा रहे हैं। लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। फिर क्या कर रहे हैं आप? न वृद्ध की पेंशन है, न वृद्ध का इलाज है लोग गरीब आदमी का, और कह रहे कौन से 54 वादे पूरे कर दिए। भगवान जाने भाई। मुझे तो बार बार दिल्ली के दौरे करते रहते हैं भजन लाल जी। और दिल्ली उनकी मजबूरी है। वो राजस्थान की इतनी बड़ी डायनामिक और जिसको कहा जा सकता है कि पब्लिक डोमेन में प्रभाव रखने वाली पर्सनालिटी नहीं थे कि प्रदेश ने उस नाम पर वोट दे के बनाया हो। दिल्ली ने लॉटरी निकाली है, कब लॉटरी की पर्ची फट जाए, इसलिए वो क्या गुनाह कर रहे हैं। जहां बनाया है उनके सामने समर्पित रहना ठीक है। आजकल राजस्थान में चर्चा है कि राजस्थान में सीएम से भी ज्यादा एक सुपर सीएम है जो हड़ौती से आते हैं। सुपर सीएम ओम बिरला को सुपर सीएम बताते हैं। देखिए वहां गलत परंपराएं डली हुई है। मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, आप किस प्रभाव में भयग्रस्त हैं मैं नहीं जानता, लेकिन शासन के अधीन कुछ भी गलत होता है तो मुख्यमंत्री उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। कोटा में पुलिसिंग खत्म हो गई है। ओम बिरला का ओएसडी थानेदार से प्रमोटी व्यक्ति आईएएस अफसरों को हाँकता है। मैंने सार्वजनिक आरोप लगाया है, ओएसडी के चैम्बर में एक तरफ गुंडे बैठते हैं, एक तरफ पुलिस बैठती है और मवालियों की तरह शहर में उत्पात, लोगों को धमकाने का और लोगों की जमीन हथियाने का इस तरीके का काम होता है। और पुलिस मवालियों के निर्देश पे काम करती है, मवालियों के आगे पीछे चलती है पुलिस। आम आदमी कह रहा कोई बोलता नहीं है। इतना भय का माहौल बना देना देश में। प्रजातंत्र में सरकारें सुरक्षा की गारंटी होती है या भय का कारण? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं,
क्या इस समय मुल्क का, कोटा का, राजस्थान का आम व्यक्ति भयग्रस्त नहीं है? चुप रहो वरना अन्याय हो जाएगा। क्या इसलिए सरकारें बनाई जाती है? कोई अन्याय हो तो भय से सुरक्षा की गारंटी सरकार की है। सारे एथिक्स डेमोक्रेसी के खत्म कर दिए इन्होंने, सत्ता की तड़प में, सत्ता की भूख में बने रहने में, अपने आप को स्थापित करने में। और कमजोर आदमी जिसके पास लोगों का भरोसा जीतने के न चाल चरित्र चेहरा है, न एथिक्स है, न परंपरा है, न सोच है, न ऐसा जीवन चरित्र आदर्श, तब वो पुलिस की गुंडागिर्दी, शासन की ताकत भय बैठाने के लिए वो काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। अब इनके पास एथिक्स केवल कहने सुनने के रह गए हैं, इनके जीवन चरित्र में वो चीजें नहीं है जिसको लोग अनुसरण कर सके। और अभी बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा कह रहे थे कि हमारे कहने से तो चपरासी का भी तबादला नहीं होता है, बिना ओम बिरला के पूछे कोई तबादला नहीं होता है। अब वो क्यों कहा वो तो वही बताएंगे। और बीजेपी के राज में कांग्रेस के विधायक के कहने से तबादला भी मेरे ख्याल से क्यों करेंगे वो, ये प्रश्न उन्होंने क्यों किया है तो वही बताएंगे। जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि अब जिसका राज होता है वो काम करता है भाई। यहाँ तो मैं जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की परंपरा है, लेकिन इसके लिए मैं आरोपित नहीं करना चाहता। मनरेगा का नाम बदल के जीराम जी कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? और संशोधन भी कर दिया उस ड्राफ्ट के अंदर काफी। ऐसा है, हाड़ौती में एक कहावत आती है, मेरे पूरे देश में ही बोला जाता है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। आपने एक्ट खत्म कर दिया जिसमें कानूनी बाध्यता थी 100 दिन रोजगार की। आपने योजना बना दिया विकसित भारत ग्रामीण आजीविका और रोजगार, विकसित भारत गारंटी ऑफ आजीविका रोजगार मिशन ग्रामीण, और राम जी जोड़ दिया। बोला राम जी का नाम लेते ही तो देश के चश्मा लग ही जाना है, वो राइट रॉन्ग इसका मूल्यांकन ही नहीं करेगा चूंकि उसमें राम जी आ गया है। और राम जी के नाम से लोगों के पेट पर लात मारी जा रही है। 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी और 60% पैसा पहले पूरा भारत सरकार देती थी, अब भारत सरकार ने 60% रख लिया। सरकारों का तो सारा का सारा रेवेन्यू तनख्वाह, पेंशन और ब्याज में जा रहा है। कहां से वो नरेगा के लिए पैसा देगी? कुल मिला के नरेगा गरीब व्यक्ति के पेट पर लात मारने का काम इन्होंने नरेगा बंद करने की दिशा में बढ़ा दिया है। और ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं, सारे भारत का आंदोलन बनना चाहिए। और किन परिस्थितियों में नरेगा लाए थे मनमोहन सिंह जी? जो सीमित है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग पलायन कर रहे थे शहरों की तरफ रोजगार के लिए, किसान घट रहा था, मजदूर बढ़ रहा था। जो किसान इज्जत से अपने घर में सूखी रोटी खा लेता था, रोजगार के लिए गांव शहरों में भागा गांव से, तो वो कभी डिवाइडर के किनारे सो रहा है, कभी रैन बसेरे में सो रहा है, कभी आश्रय स्थल में सो रहा है। और डिवाइडर पे कोई बड़ा सा नेता आके और मकर संक्रांति पे उसको कम्बल उड़ा रहा है और फोटो छपा रहा है। क्या ये जीवन है गांव के किसान का? वो अपने घर में रहे, इज्जत से रोटी खाए, इसलिए 100 दिन उसके परिवार को गांव में रोजगार देने का प्रबंध किया था कानून सम्मत तरीके से। क्या पड़ी आपको? क्या चाहते हैं आप? ये देश इतना बेवकूफ नहीं है भाई। ठीक है, धर्म का नशा कई बार 50 सालों तक चल जाता है, लेकिन आप भूखे पेट भजन नहीं गोपाला ले जा तेरी कंठी माला। अंत में तो लोग यही कहेंगे, भगवान से ही लोग कह देते हैं कि भूखे पेट भजन नहीं होगा भाई, कंठी माला संभालो प्रभु, कुछ तो प्रबंध चाहिए। आप तो लोगों की रोजी छीन रहे हो यार। नो, गलत। एक बयान बड़ी चर्चा में है आपका कि 2 रुपए में आप बीजेपी के कार्यकर्ता बने थे और एक अनुशासन वाली पार्टी थी, इस पर क्या कहेंगे आज? कई सार्वजनिक भाषणों में मैंने कहा है, जब मैं 2 रुपए का बीजेपी का मेंबर बना था तो एथिक्स थे कि व्यक्ति से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा राष्ट्र, व्यक्ति से बड़ा समाज और समाज से बड़ा राष्ट्र। अब तो मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हो गए, हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस संसार में व्यक्ति का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी में जितना हो रहा है, कहीं हो रहा है क्या? जब सारे एथिक्स ही खत्म कर दिए हैं प्राइमा फेसी, फिर क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएं आधे लोग नहीं जानते दीनदयाल जी ने क्या पंचनिष्ठाएं स्थापित की थी। जरा मेरे सामने बैठाइए, अगर चर्चा करके आएंगे तो कुछ पढ़ा के आ जाएंगे। 50% बीजेपी के लोगों को मेरे साथ बैठाइए कि पंचनिष्ठाओं के बारे में क्या जानते हैं आप, कलई खुल जाएगी। खाली कुर्ता पजामा पहन लो, धर्म के नाम पे सत्ता आ रही है, बीजेपी के चिपके रहो, कुछ रोजी रोटी, धंधा पानी और कुछ दुकानदारी तहसील थाने में चलती रहेगी। ये हल्कापन है राजनीति अंतिम का। सवाल है कि राजस्थान में खिचड़ी का जो मुद्दा उठा है
2 साल पहले भी खेजड़ी कटती आई है, 2 साल से कटी आई, लेकिन अभी मुद्दा दुर्भाग्य इस मुल्क का। बेवकूफ बनाने के लिए नारा दो, एक पेड़ माँ के नाम और लाखों करोड़ों पेड़ मित्र अडानी अंबानी के नाम। आप सोलर लगाइए, ग्रीन एनर्जी, लेकिन इसके लिए ग्रीनरी का सत्यानाश मत करिए। इसके खिलाफ जो आंदोलन है जायज है। खेजड़ी से राजस्थान का आत्मिक लगाव है, और अगर इस दिशा में सरकार ने नहीं सोचा तो मैं समझता हूं कि इस सरकार को बीच में ही रुखसत कर देगा राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से तमाम सवालों का जवाब बेबाकी तरीके से दिया प्रहलाद गुंजल ने, उसके लिए शुक्रिया। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, NBN TV जयपुर।